जो बैंक ऑफ यूरिन है, इस बैंक ऑफ यूरिन के अंदर जब यूरिन जमा होगा, अब इसका कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है दिमाग के थ्रू। जब इसमें यूरिन एकत्रित हो जाएगा, बहुत ज़्यादा जमा हो जाएगा, तो ये सिग्नल जाएगा दिमाग के पास कि अब भर गया है। कौन? बैंकवा भर गया, इसको खाली करो ना तो गड़बड़ हो जाएगा। मान लीजिए अगर खाली नहीं किया, किसी भी कारण से वो कंट्रोल कर रहा है, किसी भी तरह से दिमाग सिग्नल भेज रहा है खाली करो खाली करो। तो दोस्तों एक ऐसा टॉपिक जिसमें हर एक स्टूडेंट को दिक्कत आता है समझने में और बनाने में भी, उस टॉपिक का नाम है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर्स को आज इस वीडियो में इतने डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपका हर एक कन्फ्यूज़न और चित्र बनाने का जो कॉन्सेप्ट है वो सब क्लियर हो जाएगा। तो इसी शर्त पे आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, तब आपको बनाने में समझने में आसानी हो जाएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए नेफ्रॉन की बात करें तो नेफ्रॉन जो होता है किडनी या वृक्क का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है, यूनिट होता है, ठीक है। यानी हम बोल सकते हैं कि जो हमारा किडनी है ना, वृक्क दोनों साइड दाएं और बाएं जो होता है दो गो, ठीक है, उन दोनों का समूह जो होता है, उन दोनों जो बने होते हैं वो किससे बने होते हो? तो नेफ्रॉन से बने होते हैं। एक वृक्क जो होता है ये 10 लाख नेफ्रॉन से मिलकर बना होता है। यानी टोटल मानव के पास 2 वृक्क होता है जो टोटल मिला के कितना 10 लाख नेफ्रॉन से बना होता है। यानी 10 लाख ऐसे स्ट्रक्चर से एक किडनी बना होता है, ठीक है। तो 20 लाख ऐसे नेफ्रॉन हमारे दोनों वृक्क में पाए जाते हैं, दोनों किडनी में पाए जाते हैं, ठीक है। और बेसिक से जानकारी की अगर बात करें तो नेफ्रॉन का स्टडी करना या नेफ्रॉन का अध्ययन करना कहलाता है नेफ्रोलॉजी। नफरतलॉजी नहीं, नफरतलॉजी और नेफ्रोलॉजी आर डिफरेंस। नफरतलॉजी का मतलब किसी से दुश्मनी करना, नफरत करना। नेफ्रोलॉजी का मतलब कि इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना, ठीक है, या यूँ बोल सकते हैं कि किडनी के बारे में पढ़ना, ठीक है। तो नेफ्रोलॉजी कहलाता है। और नेफ्रॉन या किडनी से संबंधित जो डॉक्टर्स होते हैं ना, जो किडनी के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, तो किडनी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजिस्ट। याद रखिएगा, समझ रहे? इसका मतलब कि अगर आपको किडनी से संबंधित कोई बीमारी है तो आप किसके पास जाएंगे? तो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे हम बात करते हैं। तो हमने आपको अभी बताया कि एक किडनी जो होता है वो 10 लाख नेफ्रॉन का क्या होता है? बना होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर्स के सबसे टॉप पार्ट को देखिएगा, ये वाला। तो यहाँ पे 2 धमनिकाएँ आपको दिख रही हैं, 2 नसें दिख रही हैं, ठीक है। इन दोनों नसों में काम क्या है, किस तरह की काम करती है, उनको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए एक है अपवाही धमनी और दूसरा क्या है? अभिवाही धमनी, ठीक है। इन दोनों के काम को समझना बहुत आसानी है, काम है, ठीक है। अब इनका भी रोल सबसे महत्वपूर्ण है। क्या है? देखिएगा, अपवाही धमनी जो होता है ना, अपवाही धमनी ये रक्त के साथ यूरिया, यूरिक अम्ल, जल, ग्लूकोज और लवण को लेके आती है, ठीक है, शरीर के अंदर से लेके आती है। यानी रक्त के साथ जितने भी, ब्लड के साथ जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जिनमें यूरिया होता है, ग्लूकोज होता है, ठीक है, जल होता है या लवण होता है, इनमें जो अपशिष्ट पदार्थ है ना, उन सबको रक्त के साथ बहा के लेके आती है यहाँ पे। इसका मतलब कि अपशिष्ट पदार्थों को लाने का काम किसका? अपवाही धमनी का। अब लाने के बाद ये इस कटोरे जैसे स्ट्रक्चर के अंदर क्या कर देगी? डाल देगी, ठीक है। इतना इसका काम था। अब इस कटोरे जैसे संरचना दिख रहा है, कटोरा टाइप का, इस कटोरे जैसे संरचना को या इस प्याले जैसी संरचना को हम बोलते हैं वोमेन संपुट। क्या बोलते हैं? वोमेन संपुट। क्या बोलते हैं? वोमेन संपुट। ये एक स्पेस देता है ताकि अपवाही धमनी जितनी भी इसके अंदर रक्त लेके आएगी वो सब उसमें स्टोर कर सकेगी, ठीक है। अब वोमेन संपुट के सबसे भीतर भाग में ये जो आंतरिक भाग है, आंतरिक स्ट्रक्चर है, इस आंतरिक संरचना के अंदर एक छन्ने की तरह भाग होता है, छन्ना के जैसा। जैसे चाय जब बनता है घर में ना या होटल में, तो चाय बनाने के बाद उसको छानना पड़ता है, चाय छन्नी जिसको बोलते हैं। तो चाय छन्नी में बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जिसमें चाय पत्ती होता है, कुछ खरपतवार टाइप के होते हैं, है ना। तो उनको उस पर डाला जाता है, कैसे छान के अलग हो जाता है, बाकी सब ऊपर चला जाता है, पानी वगैरह जो मेन चीज़ होता है वो नीचे चला जाता है। सेम वैसा ही काम होता है किसका? ग्लोमेरुलस का। ग्लोमेरुलस क्या करता है कि अपवाही धमनी द्वारा लाए गए अशुद्ध पदार्थ को छान देता है, ठीक है। तो छानने के बाद जो बड़े बड़े कण होते हैं वो ऊपर बच जाते हैं, और जो सबसे महीन कण होते हैं, महीन कण कहने का मतलब कि जिसमें जल होता हो, यूरिया होता हो, ठीक है, अर्थात यूरिन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? यूरिन। और देखिएगा इसमें काम की चीज़ें कौन कौन सी है। रक्त हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, यूरिक अम्ल, इम्यूनो एसिड भी ज़रूरी चीज़ है, ठीक है, जल भी ज़रूरी चीज़ है, ग्लूकोज और लवण ये सब ज़रूरी चीज़ है। मतलब जो इसमें ज़रूरी चीज़ है ना, वो इस छन्ना से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि उनके कण जो होते हैं ना, मॉलिक्यूल्स बड़े बड़े होते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इन सब का कणों का आकार जो होता है बड़ा होता है, ठीक है। तो बताइए अगर चाय पत्ती का जो छानना होता है, छानने वाला, अगर चाय पत्ती का साइज बड़ा है और उसमें जो लिक्विड होता है वो छोटा साइज का होता है, इस वजह से नीचे चला जाता है। उसी तरह से इस ग्लोमेरुलस के अंदर ना
इतने पार्टिकल्स छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये सब बड़े बड़े साइज में होते हैं, और जो लिक्विड होता है द्रव वो छोटे छोटे साइज में होते हैं। इस वजह से छोटे कण क्या होते हैं कि नीचे की तरफ अग्रसर हो जाते हैं, और बड़े बड़े जो कण बच जाते हैं जो हमारे लिए जरूरी होते हैं, उन बड़े बड़े कणों को अब अभिवाही धमनी ग्रहण करके शरीर के अंदर भेज देती है। समझ रहे हैं? तो ऐसे 10 लाख नेफ्रॉन के अंदर होता है कि अपवाही धमनी अपशिष्ट पदार्थ के साथ जो रक्त मिले होते हैं उस सबको लेके आती है, इसमें डालती है, और ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट करता है। फिल्ट्रेट करने के बाद जो बड़े बड़े कण होते हैं वो तो छानेंगे नहीं, इससे ऊपर चले जाएंगे, वहीं रह जाएंगे, और जो काफ़ी छोटे छोटे कण होते हैं जिसको यूरिन बोल सकते हैं वो सब नीचे की ओर अग्रसर हो जाता है, चल जाता है। तो जो काम की चीज़ें थी ना यहाँ पे इस ग्लोमेरुलस के अंदर, उन सबको अभिवाही धमनी ग्रहण करके शरीर के बाहर शरीर के अंदर भेज देती है। बाहर नहीं, बाहर तो ये इसके नीचे चला जाएगा ना, है ना। तो बस इसका ग्लोमेरुलस का काम था कि ये फिल्ट्रेट कर रही थी किसको, रक्त के साथ बने मिले अशुद्धियों को, ठीक है। अब इसमें क्या होगा ना कि देखिए ये इतना ना क्वाइल्ड संरचना है, इतना ना क्वाइल्ड संरचना है कि गलती से भी अगर कुछ काम की चीज़ें इसके अंदर चली गई, ठीक है, कुछ कुछ कभी कभी काम की चीज़ें अंदर चली जाती है, ठीक है ना। जैसे चाय पत्ती को छानते, मतलब चाय से चाय पत्ती को छानते थे, कभी कभी चाय पत्ती अंदर चला जाता है। तो जब काम की चीज़ें इस नलिका के अंदर चला जाता है ना, तो इसका होता है रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब कि पुनः अवशोषण होता है, इसलिए इतना ये क्वाइल्ड है, ठीक है। अब इसमें गलती से एगो काम की चीज़ आ गया तो उसको रीअब्जॉर्ब कर लेगा वो, ठीक है, बाकी जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको ये भेजना शुरू करेगा। अब आइए, तो वुमेन संपुट एक प्याली जैसे संरचना थी। इसके अगले भाग को अगर बात करते हैं, इसका अगला भाग जो होता है ये कुंडलित नलिका है। क्या होता है? कुंडलित नलिका है। जो वुमेन संपुट, इसको वुमेन संपुट और हेलने के चाप या फिर हेनले का जो अवरोधी चाप है इसको जोड़ने का काम करता है। ये कुंडलन स्ट्रक्चर है। अब जब यूरिन जब पास होगा ना यहाँ पे, तो इसी मार्ग के थ्रू ये क्या होगा, पास होगा इस तरह से निकल के, ठीक है। उसके बाद अगले जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं हेनले का अधिरोधी चाप। ये लास्ट वाला है, और ये शुरुआती जो पार्ट से ये दिख रहा है आपको, ठीक है, कुंडलन जैसा यहाँ तक, इस पार्ट को बोलते हैं हेनले का अवरोधी चाप। ये दोनों स्ट्रक्चर जो पतली सी है, ठीक है, बात समझ रहे हैं। अब इसके आगे जो यूरिन पास होगा, अगर हो सकता है कि फिर से इसमें कोई काम की चीज़ें छूट गई है, बच गई है, तो इसका फिर से रीअब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन होगा, रीअब्जॉर्प्शन के बाद ये फिर से आगे की ओर बढ़ेगी। अब मेन काम शुरू होता है यहाँ पर। ऐसा काम हर एक नेफ्रॉन के अंदर होगा, 10 लाख नेफ्रॉन के अंदर ऐसा काम होगा, सब में ये स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अब देखिएगा, जब यूरिन पास होकर इस मेन नलिका में आएगी ना, तो इस मेन नलिका को हम बोल देते हैं क्या चीज़, ये आप देखिए सामान्य संग्राहक नलिका, ये नली बोलते हैं। अब इसमें हमने ना छोटा छोटा पार्ट्स यहाँ पे छोड़ा है, पता है किस लिए ये पार्ट्स छोड़े गए हैं, इसलिए ताकि इससे और कोई नेफ्रॉन जुड़ा होता है, ठीक है, इससे और कोई नेफ्रॉन जुड़े होते हैं, ताकि वो भी नेफ्रॉन क्या लाएगा, यूरिन यानी अपशिष्ट पदार्थ को छानने के बाद वो भी लेके आएगा, और लेके आने के बाद इस सामान्य संग्राहक नलिका के अंदर डालेगा। अब ये सामान्य संग्राहक नलिका जो होता है ये कनेक्ट होता है, ठीक है, ये कनेक्ट होता है यूरेटर से। किससे कनेक्ट होता है? यूरेटर से। यूरेटर को मूत्र वाहिनी बोलते हैं। अब जरा यहाँ पे देखिएगा ध्यान से ना, ठीक है, ये वाला संरचना, इसको देखिए, ये दोनों जो नली है ना, ये एक नली एक ब्रिक से जुड़ा होता है, 2 किडनी था ना दोनों साइड, एक नली जो होता है एक ब्रिक से जुड़ा होता है, एक किडनी से जुड़ा होता है। तो एक किडनी के अंदर जितने भी नेफ्रॉन होते हैं, जब वो यूरिन को पास करते हैं, तो यूरिन को पास करने के बाद इस नली से आगे की ओर क्या करता है, भेजता है यूरिन को ब्रिक आगे की ओर भेजता है, और भेजने के बाद फाइनली इस मार्ग से होते हुए इसके अंदर क्या होता है, एक स्टोर हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो ऐसे दोनों साइड से होगा, क्योंकि 2 ब्रिक है, 2 किडनी है, दोनों साइड से होगा। अब दोनों साइड से होगा ना, तो यहाँ पे आके वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, या मूत्र की थैली बोल सकते हैं, या इसको बैंक ऑफ यूरिन बोलते हैं। यूरिन का बैंक बोलते हैं किसको, यहाँ यूरिनरी ब्लैडर को। तो दोनों नलिकाओं से जितने भी यूरिन पास होंगे सब इसमें स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब ये मांसल संरचना है, मांस का बना हुआ है, ठीक है, फ्लेक्सिबल होता है, यानी जब जब यूरिन पास होगा ना इस नली से, ये सामान्य संग्राहक नली से जब जब यूरिन पास होगा, तो इसके अंदर वो जमा होते जाएगा, है ना, और जमा होते जाएगा तो इसका तो शेप और साइज फिक्स है, ऐसा थोड़े कि पूरा बढ़ जाएगा तब होगा, नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे यूरिन जो बैंक ऑफ यूरिन है, इस बैंक ऑफ यूरिन के अंदर जब यूरिन जमा होगा, अब इसका कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है दिमाग के थ्रू। जब इसमें यूरिन एकत्रित हो जाएगा, बहुत ज़्यादा जमा हो जाएगा, तो ये सिग्नल जाएगा दिमाग के पास कि अब भर गया है, कौन, बैंकवा भर गया, इसको खाली करो ना तो गड़बड़ हो जाएगा। मान लीजिए अगर खाली नहीं किया, किसी भी कारण से वो कंट्रोल कर रहा है किसी भी तरह से,
दिमाग सिग्नल भेज रहा है खाली करो खाली करो, क्योंकि इसमें यूरिया होता है और यूरिया अगर लंबे समय तक रह गया ना तो ये खराब हो सकता है। ठीक है, इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसको खाली करना जरूरी होता है, क्या कि दिमाग जानता है कि अगर खाली नहीं करेंगे तो ये सड़ जाएगा, ये हो सकता है कि खराब हो जाए। तो अगर खराब हुआ तो किडनी बनाएगा रक्त, किडनी बनाएगा क्या चीज़, यूरिन, और यूरिन डायरेक्टली निकलते रहेगा शरीर के अंदर और वो जमा होगा, हम उससे मर सकते हैं। ठीक है, इस वजह से जब ये बंद पूरा इसमें जमा हो जाता है यूरिन, तो इसका सिग्नल दिमाग सीधे भेजता है, दिमाग की भर चुका है और हम इसको क्या करते हैं, पास करते हैं, मैं गो टू टॉयलेट। ठीक है, यानी कि ऐसे चीज़ें होती है। ठीक है, तो यही लास्ट संरचना थी जिसका नाम था यूरिनरी ब्लैडर, जिसके अंदर रक्त के अंदर से जितनी भी अशुद्धि थी अर्थात यूरिन था वो सब आके यहीं पे क्या होता है, जमा हो जाता है। तो हमने समझा कि ब्रिक का जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है उसको बोलते हैं नेफ्रॉन। ठीक है, लगभग एक किडनी के अंदर 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, दो किडनी के अंदर 20 लाख नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है, जिसके डॉक्टर को बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट। ये सभी चीज़ें हमने कहा। उसके बाद नेफ्रॉन का जो सबसे ऊपर वाला संरचना इसको बोलते हैं वुमेन संपुट। क्या बोलते हैं, वुमेन संपुट, जिसमें 3 संरचनाएं थी, अपवाही धमनी, ठीक है, अभिवाही धमनी और ग्लोमेरुलस। इसका काम था कि रक्त के साथ जितने भी अशुद्धि थी उस सबको लेके आ रहा था इसमें। ठीक है, और इसका काम था इसको छान देना। छानने के बाद जो शुद्ध रक्त था उस शुद्ध रक्त को किसने भेज दिया, अभिवाही धमनी ने पूरे शरीर के अंदर ट्रांसफर कर दिया, है ना। और जितने भी अपशिष्ट पदार्थ थे उन सबको ये आगे इस नलिका के द्वारा स्थानांतरण हो गया। उस अपशिष्ट पदार्थ में अगर कोई मिला हुआ था कौन काम की चीज़, तो उसको ये फिर से क्या कर लेता, रीअब्जॉर्व कर लेता। बाकी सबको आगे की ओर भेज दिया, सामान्य संग्राहक नलिका द्वारा ये गया मूत्रवाहिनी यूरेटर द्वारा सीधे जमा होगा किसमें, तो यूरिनरी ब्लैडर में। अब यहाँ से क्या है, पेनिस जुड़ा होता है। ठीक है, यहाँ से क्या जुड़ा होता है, पेनिस, और इस पेनिस के थ्रू हम क्या करते हैं, यूरिन को पास कर देते हैं बाहर। तो ये था सिंपल सा स्ट्रक्चर किसके बारे में, नेफ्रॉन के बारे में। आई होप आपको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा।